नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में, स्पेशल शो में आपका स्वागत है। ये एपिसोड खास है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं सियासत की, साजिश की, सियासी रिश्तों की और बीते 30-35 सालों के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में किस किस तरह के उतार चढ़ाव हुए, कैसे एक प्रधानमंत्री को शिकस्त देने के लिए दूसरा प्रधानमंत्री का दावेदार हुआ, एक प्रधानमंत्री जब बनने के लिए चुनाव जीतकर दावेदार के तौर पर आया तो दूसरे ऐसे शख्स थे जो प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी करते हुए सदन में, संसद में चाहते थे कि उनके नाम पर मुहर लगे। साजिशें हुई, चालें चली गई, कई तरह के उतार चढ़ाव के ऐसे कई किस्से, कहानियां जिसके किरदार हैं राजीव गांधी, जिसके किरदार हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसके किरदार हैं चंद्रशेखर, जिसके किरदार हैं देवीलाल, जिसके किरदार हैं अमिताभ बच्चन, जिसके किरदार हैं सोनिया गांधी, जिसके किरदार हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिसके किरदार हैं वाजपेयी। ऐसे तमाम किरदारों के इर्द गिर्द उनकी अंदरूनी दुनिया, उनकी बाहरी दुनिया, उनका सार्वजनिक जीवन और बहुत कुछ ऐसा जो गोपनीय पक्ष है, उन पक्षों को लेकर एक किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। किताब के लेखक वरिष्ठ पत्रकार, लोकसभा सदस्य रहे संतोष भारतीय हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। किताब की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और इस किताब के ऊपर है इतिहास ग्रंथ जो अब तक कहा गया न लिखा गया। तो दरअसल किताब ये लगभग कितने पन्नों की है? ये किताब लगभग 450 पन्नों की किताब है। लेकिन इस किताब को बीते 3 दिनों में, जब मैंने एक बार भूमिका से किताब को पढ़ने की शुरुआत की और उसके बाद आखिरी पन्ने तक करीब करीब मैं पढ़ गया, बीच के कुछ पन्ने हो सकता है छूटे हो, क्योंकि मुझे इस किताब के और किताब में दर्ज किरदारों पर संतोष भारतीय से बात करना लगा कि मुफीद है, इसलिए कि संतोष भारतीय इस किताब को लिखते वक्त कभी खुद किरदार होते हैं, कभी सूत्रधार होते हैं, कभी चश्मदीद होते हैं, कभी पत्रकार होते हैं, कभी सियासतदां होते हैं, कभी लोकसभा सदस्य होते हैं, कभी मैसेंजर होते हैं। उन तमाम किरदारों के बीच जिनका जिक्र मैंने किया, तो इस किताब से कुछ किरदारों के बहाने सियासी दोस्तियां, सियासी दुश्मनियां और उन अतीत के गलियारों में चलने की कोशिश करते हैं जहां बहुत कुछ उतार चढ़ाव देश ने देखा। एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय इस सेंस में कि 415 सीटों से जीतकर आए राजीव गांधी, उनके खिलाफ देश में बवंडर का उठना, बवंडर के नेतृत्व के तौर पर वीपी सिंह का आना, वीपी सिंह का राजीव गांधी से बगावत का ऐलान करना, वीपी सिंह का जन मोर्चा बनाना, फिर जनता दल बनाना, फिर वीपी सिंह का देश का प्रधानमंत्री बनना और 11 महीने में वीपी सिंह का सत्ता से बेदखल होना, आडवाणी की रथ यात्रा निकालना, देवीलाल वीपी सिंह की दुश्मनी, चंद्रशेखर और वीपी सिंह के बीच दांवपेच, ऐसी बहुत सारी कहानियों के बाद उस कहानी का भी जिक्र इसमें है जो 2004 की कहानी है, जब कहा गया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की सारी पटकथा लिखी जा चुकी थी और उस पटकथा के भी सूत्रधार या कहें पटकथा के मुख्य किरदार वीपी सिंह थे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसका जिक्र भी संतोष भारतीय ने इस किताब में किया है। और वीपी सिंह एक ऐसे शख्स जो इतिहास में दर्ज हुए सिर्फ 11 महीनों के कार्यकाल में, क्योंकि मंडल कमीशन उनके दौर में आया और उसके बाद देश में मंडल की ऐसी राजनीति हुई कि बिहार में, यूपी में उसका असर सालों साल देखा गया। मुलायम सिंह, लालू यादव, ऐसे नेताओं का राज हुआ जिसमें ओबीसी, पिछड़ी जातियां, उनका वर्चस्व हुआ। और उसके पहले की अगर राजनीति देखें तो मिश्रा, ठाकुर, ब्राह्मण ये होते थे मुख्यमंत्री और इनकी लिस्ट में राजपूत, और इनकी लिस्ट में ऐसे ही मंत्रियों की ज्यादा फेहरिस्त। इसी किताब में एक जगह जिक्र है कि यूपी में करीब 250 राजपूत और ब्राह्मण विधायक थे। आज वो स्थितियां है क्या यूपी और बिहार में? ये सब कुछ बदली। तो इन किरदारों के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से और कुछ सनसनीखेज भी, और संतोष भारतीय से भी कुछ तल्ख सवाल आगे पूछूंगा। पहले शुरुआत, संतोष जी पहले तो स्वागत है। और वाकई जो किताब ये पढ़ेगा, आपने चूंकि लिखा है इतिहास ग्रंथ जो अब तक न कहा गया न लिखा गया, दरअसल मैं कह सकता हूं इतना पढ़ने के बाद कि इसमें बहुत सारी अंदरूनी जानकारी है, चूंकि आप उस पूरे जो कुछ हो रहा है घटनाक्रम उसके भीतर थे, इसलिए जो आपने देखा एक चश्मदीद की तरह देखा। हम शुरुआत करते हैं सबसे आखिरी पन्ने से।
भूमिका और बाकी चीजों से मैं सबसे आखिरी चैप्टर जो है 37 सोनिया गांधी, और इससे पहले दर्शकों को बता दूं, अमिताभ बच्चन से राजीव गांधी के रिश्ते, अमिताभ बच्चन से सोनिया गांधी की खटपट क्यों हुई उसके बारे में भी दिलचस्प जानकारी है। वीपी सिंह चंद्रशेखर के दांवपेच, बहुत सारी चीजें, उस पर धीरे धीरे आऊंगा। मैं शुरुआत पीछे से करता हूं, क्योंकि अभी सोनिया गांधी ही हैं, बाकी इसके ज्यादातर किरदार आडवाणी 90 पार हैं। चंद्रशेखर इस दुनिया में नहीं है, वीपी सिंह इस दुनिया में नहीं है, राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है, जेपी इस दुनिया में नहीं है, देवीलाल इस दुनिया में नहीं है, तो सोनिया गांधी हैं। इसलिए यहां से शुरू करते हैं। सोनिया गांधी के बारे में जो आपने लिखा है 457 नंबर पेज पर, जिसमें संतोष जी आपने जिक्र किया है कि सोनिया गांधी 2004 में ऐसी स्थिति थी कि चूंकि वाजपेयी को उम्मीद थी कि इंडिया साइनिंग के नाम पर वाजपेयी की सरकार बनेगी, और प्रमोद महाजन की कैंपेनिंग उसका जिक्र किया, और वैसा माहौल भी था, लेकिन बाजी पलटी और ऐसा लगा कि सोनिया गांधी के पक्ष में विपक्षी एकजुटता हो सकती है। हम लोग उस दौर में पत्रकारिता में एक रिपोर्टर के तौर पर थे, और लग रहा था कि सोनिया गांधी बनने ही वाली है। हालांकि विदेशी मूल के सवाल पर कुछ सवाल बाहर उठने लगे थे, उमा भारती, सुषमा स्वराज ये। लेकिन इसमें एक जानकारी जो है जिसके बारे में मुझे बहुत याद नहीं है, हो सकता है उस समय सुनी हो, लेकिन आपने तथ्यात्मक तौर पर और एक तरह से सिलसिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से लिखा वीपी सिंह की भूमिका, और वीपी सिंह ने कैसे तैयार किया सोनिया गांधी के पक्ष में। तो मैं चाहता हूं, कुछ हिस्सा पढ़ा है, लेकिन आप जरा बताएं कि जिस वीपी सिंह को राजीव गांधी से ऐसी दुश्मनी थी कि राजीव गांधी 415 सीटों के प्रधानमंत्री सत्ता से बेदखल हुए, बाद में उनकी हत्या हो गई, वो वीपी सिंह सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए ज्योति बसु से लेकर सुरजीत और करुणानिधि, आपने इसमें जिक्र किया है कि करुणानिधि से वीपी सिंह की मुलाकात डायलिसिस के दौरान हुई, और करुणानिधि ने कहा कि आपको हर हाल में मदद करनी है। क्यों हुआ, इसकी कहानी भी कुछ बताएं, किस्सा जो इसमें जिक्र है। इसकी कहानी सिर्फ यह है कि वीपी सिंह ने कहा, जो मैंने इस किताब में भी कोट किया है अजीत, पर सबसे पहले मुझे ये सबसे बड़ी खुशी है कि जिस लड़के को मैंने पत्रकारिता की पहली सीढ़ी से लेकर के और आज जब वो मेरा इंटरव्यू कर रहा है उसका विकास देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ, पत्रकारिता के सीधे रास्ते में भी जान है। इसमें भी टेढ़े ढंग की जगह सीधे रास्ते चल के भी अपना सर्वोच्च मुकाम पाया जा सकता है, और वो उसके जीते जागते उदाहरण है। ये मुझे कहने की इजाजत दीजिए अपने दोस्तों को जो भी इसको सुनेंगे, क्योंकि शायद मुझे पता नहीं, कुछ याद है कि आपने चौथी दुनिया में ही सबसे पहले रिपोर्टिंग शुरू की थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आप मुझे कह रहे हैं कि आपने ये जो कभी मुझे बताइए कि आपने इस सफर को तय किया, इसमें आपकी जिंदगी में क्या क्या कठिनाइयां आई बाद में? वो जब 2004 आया, 2004 से पहले ये अंदाज था, रिजल्ट जिस दिन आने वाला था उसके पहले ये अंदाज था कि अगर बीच में स्थिति हुई तो क्या होगा। तो हमारे मित्र हैं इंडियन ऑब्जेक्टिव स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर मंजूर आलम, उनसे अहमद पटेल ने बात की। ये सारी घटना मैंने लिखी है पर मैं दोहरा देता हूँ। उनसे संपर्क किया और कहा कि एक ही आदमी इस स्थिति में देश को संभालने के रास्ते निकाल सकता है, वो है वीपी सिंह। से कैसे संपर्क हो? अहमद पटेल से मेरी देखा देखी थी, मेरे कोई अंतरंगता नहीं थी। अहमद पटेल ने डॉक्टर मंजूर आलम साहब का सहारा लिया और उनके घर पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सोनिया जी वीपी सिंह जी से ये अनुरोध करना चाहती हैं और आप उन्हें तैयार कीजिए कि वो जो 3 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 दिन के बाद, उसमें अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये स्थिति ना बन जाए कि विपक्ष के लोग बैठ करके कमेटी बनाने लगे कि हम तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी का ही नाम अकेला रहे। मैंने कहा मुझे नहीं लगता वीपी सिंह इसको मानेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं बात करता हूँ। मैंने राजा साहब से बात की, प्यार से हम सब लोग राजा साहब ही कहते थे उनसे। वीपी सिंह जी से बातचीत की। वीपी सिंह जी ने कहा, सारी सिचुएशन को सुना और अंत में उन्हें एक बात लगी कि भविष्य का प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है, उनके गठबंधन तो अटल जी ने ये घोषणा की है और उन्होंने अटल जी से फोन भी किया वीपी सिंह ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आप हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आडवाणी जी हैं। वीपी सिंह के सामने साफ हो गया उन्हें क्या करना है। उन्होंने इसी आधार के ऊपर अपना फैसला लिया और इसमें उन्होंने कहा, मैंने कोट किया है कि अगर अटल जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि आडवाणी जी हैं इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस हालत में
सोनिया गांधी बेहतर होंगी। और उन्होंने इसके लिए अकेले जो काम किया वो इतिहास में अद्भुत है, जो इसमें मैंने जिक्र किया है। उन्होंने पहले ज्योति बसु को तैयार किया, करुणानिधि को तैयार किया, सबसे बड़े इनको वर्धन साहब को तैयार किया, और सबसे आखिरी मोर्चा उनका चंद्रशेखर जी का था। तो इन लोगों को किस तरीके से तैयार किया, उसमें मुझे उनके रिश्ते, उनका अपनापन, इन सब का अनुभव हुआ। और वीपी सिंह ने एक तरीके से बुलडोज कर दिया वो सारा रास्ता जो आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाता था, उसे रोड रोलर कर दिया। और आखिरी उनका था करुणानिधि जी का। करुणानिधि जी से उन्होंने फोन किया, करुणानिधि ने कहा कि मैं अटल जी को प्रॉमिस कर चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ कि मैं सपोर्ट दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप अटल जी को कर चुके हैं, पर अटल जी तो प्रधानमंत्री बन नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा अटल जी ने मुझसे वादा लिया, मैंने कर दिया। वीपी सिंह ने पूछा आप कब आ रहे हैं दिल्ली? ये बहुत दिलचस्प घटना है, अगर सोच सकें आगे आगे आपको, आप देखिए मानवीय रिश्तों की कितनी अद्भुत घटना है। उन्होंने कहा मैं परसों आ रहा हूं। उन्होंने कहा परसों नहीं, आप कल आइए। करुणानिधि जी अगले, जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने फोन किया, उसके अगले दिन वो दिल्ली आए। वीपी सिंह ने उनसे कहा कि आप हवाई अड्डे से उतर के सीधे मेरे पास आइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अटल जी से मिलने पहले जाऊंगा। वीपी सिंह का ना, आप पहले मेरे पास आइए। करुणानिधि जी आए और वहां पर वीपी सिंह और एल शेप में सोफा पड़ा था, दोनों पास पास बैठे थे, चाय हुई। वीपी सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सोनिया गांधी को समर्थन करें। उन्होंने कहा नहीं कर सकता, मैंने वादा कर दिया है अटल जी को। उनका आडवाणी जी को तो नहीं किया ना, कल अटल जी को कर दिया है, उन्होंने ही मुझसे, मेरा उन्हीं से संपर्क। वीपी सिंह ने अजीब जी कागज मंगाया, सादा कागज, उसके ऊपर एक चिट्ठी लिखी कि मैं, अंग्रेजी में थी उसका, आई हियर बाय सपोर्ट सोनिया गांधी, ऐसा करके उन्होंने 10 लाइन लिखी राजा साहब ने अपने हाथ से, और नीचे एम करुणानिधि के दस्तखत कर दिए। और करुणानिधि जी से कहा कि देखिए करुणानिधि जी, मैंने आपके दस्तखत इस समर्थन पत्र पे कर दिए हैं कि आप सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन करते हैं, और मैं इसको भेजने जा रहा हूँ। अब करुणानिधि उन्हें घूर रहे हैं। उन्होंने कहा करुणानिधि जी, मेरी एक राय है आपको, आप यहाँ से निकलिए और सीधे थाने में जाइए और वहां एफआईआर कराइए कि वीपी सिंह ने मेरे गलत दस्तखत, फर्जी दस्तखत कर दिए हैं, फोर्स सिग्नेचर। करुणानिधि जी रोने लगे, आंख से आंसू आ गए, उठे, वीपी सिंह के दोनों हाथ अपने हाथ में ऐसे लिए और कहा कि अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं सोनिया गांधी को समर्थन करता हूं, आप कह दीजिए। फिर उन्होंने एक लेटर, कागज मंगाया और अपने हाथ से लिखा और दस्तखत कर दिया। ये मानवीय रिश्तों की कहानी है। और उसके पहले उन्होंने ज्योति बसु को, सुरजीत जी को, सबको तैयार कर लिया। आखिरी में चंद्रशेखर जी आए, मुझसे उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी को लेके आओ, मैं चलता हूं उनके यहाँ। चंद्रशेखर जी का नहीं, मैं आता हूं आपके यहाँ। चंद्रशेखर जी आए। उन दिनों ये नहीं होता था कि तू वो मेरे यहाँ आएगा तो छोटा हो जाएगा और मैं वहां जाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। चंद्रशेखर जी ने कहा ना, मैं चलता हूँ विश्वनाथ के पास। आए वीपी सिंह के पास, वीपी सिंह बैठे, बातचीत हुई और कहा कि भाई साहब आप सपोर्ट कर दीजिए। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं नहीं कर सकता सोनिया गांधी को, तुम नहीं जानते हो विश्वनाथ, मैं इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक और सोनिया गांधी तक को भोगते हुए हूं, तुम नहीं जानते। उनका कुछ भी आप मान लो, मेरे कहने से आप सपोर्ट कर दो। चंद्रशेखर जी ने कहा जब इतनी जिद कर रहे हो तो चलो मैं सोनिया गांधी को सपोर्ट करता हूँ। वीपी सिंह ने मुझे कहा अब इनकी सोनिया गांधी की बात करा दो। मैंने सोनिया गांधी से कहा कि आप बात कर लीजिए चंद्रशेखर जी से, वो आने को तैयार हैं। फौरन उन्होंने फोन किया, चंद्रशेखर जी उनके यहाँ शाम 4 बजे गए। जाने से पहले वो वीपी सिंह के घर पे गए, वहां वर्धन साहब थे, सीताराम येचुरी थे, और इनके साथ इनकी बातचीत हो रही थी वीपी सिंह की। चंद्रशेखर जी वहां पहुंचे, आपस में बातचीत हुई। चंद्रशेखर जी ने कहा कि धीरज का विश्वनाथ सोच लिया तुमने अच्छी तरह से? उनका कि हाँ मैंने सोच लिया। ठीक 6 बजने में जब 5 मिनट थे उनका टाइम था, वो उठे ये कहते हुए कि अब मैं देश की होने वाली प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूं। ये जितने लोग बैठे थे ये देख के भौचक हो गए कि चंद्रशेखर जी इतनी आसानी से मान गए। अब उसके पहले उनको नहीं मालूम कि वीपी सिंह और उनकी क्या बातचीत हो चुकी। चंद्रशेखर जी मेरे साथ गए सोनिया गांधी के घर में, आधे घंटे उनकी बातचीत हुई। बाहर निकले, लौट के आए, रास्ते में मुझे कहने लगे कि विश्वनाथ से एक बात कह देना कि कांग्रेस के लोग टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके कहने से मैं सपोर्ट तो कर रहा हूं, पर मुझे भरोसा नहीं है कि ये उस तरीके से काम करेंगे जैसा आप चाहते हो।
चंद्रशेखर जी अपने घर गए, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 9 बजे अनाउंस कर दिया कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने। अब मैं यहाँ पर ये रिश्ते बता रहा हूँ जो करुणानिधि के, वीपी सिंह के, ज्योति बसु के, जो सब सैद्धांतिक तौर पर एक बार जो आपने शब्द अपनी शुरुआत में इस्तेमाल किया कि इनको बुलडोज करके ही तो ये लोग बने थे, सरकार आई थी वीपी सिंह की 1989 में, और 2004 में यही सारे लोग सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो गए थे। और वो तो एक अलग मसला है क्योंकि नटवर सिंह जी अभी जिंदा हैं, वो उसके गवाह हैं कि आखिरी दिन क्या हुआ था। बहरहाल ये इस तरीके से वीपी सिंह ने पूरी व्यूह रचना की और किसी का एक साथ बात आपने लिखी है कि सोनिया गांधी तैयार थी पीएम बनने को, लेकिन राहुल और प्रियंका ने कहा कि उन्हें खतरा है चूंकि दादी का और फादर का की हत्या हो चुकी थी, और उस दबाव में सोनिया गांधी ने आखिर वक्त में फैसला बदला और मनमोहन सिंह बने। ये घटना ऐसी है कि जिस दिन मनमोहन सिंह का चुनाव होना था या सोनिया गांधी का चुनाव होना था और 5 बजे या शायद 4:30 बजे सेंट्रल हॉल में मीटिंग बुलाई गई थी, उस दिन अचानक मेरे पास फोन आया कि आप जरा घर आ जाइए। मैं घर आ गया, दिन के 2 बजे होंगे, उसने सिक्योरिटी वाले ने आके कहा कि नटवर सिंह जी और फतेदार जी आए हैं। तो मैं उठ के चलने लगा, उन्होंने मुझे बैठा लिया वहीं पे, नहीं आप मत जाइए। फतेदार जी और नटवर सिंह एक गाड़ी से उतर करके वीपी सिंह के घर में आए, उनके पास बैठे और उनके पास बैठ के अजीत जी उन्होंने क्या किया कि मुझे देख के थोड़े हिचकिचाए। वीपी सिंह ने कहा नहीं बताइए। फतेदार जी ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली, छोटी सी पर्ची, वीपी सिंह को पढ़ने के लिए दी। वीपी सिंह ने पढ़ा, लगभग 20-25 सेकंड सोचा और फिर कहने लगे अब क्या कर सकते हैं जब उन्होंने तय कर लिया। मैं समझा नहीं क्या हुआ। नटवर सिंह फुसफुसा के वीपी सिंह के कान में कुछ कहने लगे और उसके बाद ये दोनों लोग चले गए। मैंने उनसे नहीं पूछा क्योंकि मेरी आदत नहीं थी पूछने की क्या बात हुई, क्योंकि वो चिट वाली बात थी। पर वीपी सिंह सोच में थे और उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रही। मैंने कहा क्यों, इतना सब कुछ हो गया, सब तैयार है। कहने लगे नहीं, तो ये बता के गए हैं मुझे कि दोनों बच्चों ने, प्रियंका ने और राहुल ने, सोनिया जी से कहा है मम्मी आप मत बनिए क्योंकि इस देश के मतलब यहाँ के लोग आपको रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। तो इनके डर की वजह से सोनिया गांधी ने आखिरी क्षणों में अपना फैसला बदला और फतेदार जी और नटवर सिंह जी से कहा कि आप चलिए संतोष जी, चूंकि एक ही विषय पर चूंकि लंबी बात हुई, अब उसमें जो बाकी जगह कुछ डॉक्यूमेंटेड है उसमें ये भी बात आई कि चूंकि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा बहुत तेजी से उमा भारती और सुषमा स्वराज, मुझे याद आ रहा है इन लोगों ने कहा था सिर मुंडवा लूंगी और तरह तरह के विरोध हो रहे थे, वो भी दबाव था क्या? बाकी जो शरद पवार उससे पहले अलग हुए थे कुछ ऐसे? जी, ये 1% दबाव नहीं था, 1% भी, और ना ये जो अफवाह फैलाई गई कि कलाम साहब ने कहा है कि विदेशी मूल की वजह से मैं तुम्हें शपथ नहीं दिला सकता, वो राष्ट्रपति थे। ये दोनों चीजें गलत हैं क्योंकि मैं उस प्रोसेस का भी हिस्सा था जिसमें उमा भारती, गोविंदाचार्य जैसे लोग इस मुद्दे को उठा करके सोनिया गांधी को रोकना चाहते थे। ऐसी एक मीटिंग में मैं शामिल था, गोविंद जी ने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे लगा कि ये कर क्या रहे हैं। एनीवे, उसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ एक मसला था, वो राहुल और प्रियंका थे। विषय बदलते हैं। संतोष जी का परिचय मैं दर्शकों से इस रूप में भी कराऊं कि 89 में फर्रुखाबाद से जनता दल के सांसद बने। उसके पहले चौथी दुनिया अखबार 86 में निकाला, जो उस दौर का बहुत चर्चित अखबार था और बहुत तेवर वाला अखबार था। और उस दौर में जब राजीव गांधी पर बहुत आरोप लग रहे थे, बोफोर्स का मुद्दा आ चुका था, देश में भ्रष्टाचार को लेकर राजीव गांधी की उस सरकार की घेराबंदी हो रही थी जिसको 415 सीटें मिली थी और सत्ता में आए 2 साल से कुछ ही महीने ज्यादा हुए थे। उस दौर में अखबार निकलना और उस अखबार के तेवर की वजह से चर्चा में आए। और संक्षिप्त में कुछ महीने चौथी दुनिया में मैं भी बतौर संवाददाता दिल्ली में रहा, हालांकि वो दौर था जब संतोष जी तब तक लोकसभा के सदस्य बनकर संसद में चले गए थे। लेकिन हम वापस लौटते मूल मुद्दे पर। इसमें जो मुख्य किरदार है इस किताब के, विश्वनाथ प्रताप सिंह है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बेहद करीब संतोष भारतीय माने गए, रहे भी। और तब से जब संतोष भारतीय
रविवार के रिपोर्टर थे, लखनऊ में पोस्टेड थे, लखनऊ में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे, फिर उसके बाद वहां से मुख्यमंत्री पद से विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस्तीफा देना, दिल्ली आना, पूरी कहानी इस किताब में बहुत विस्तार से उस कहानी का जिक्र है। अब उस कहानी के विस्तार में जाने से पहले एक सवाल फिर से संतोष जी, कि विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने, उसके पीछे कहा जाता है कि डाकुओं को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर फिर नरसंहार होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, वचन पर कायम रहकर इस्तीफा दिया। उनके भाई और परिवार के लोगों की हत्या हुई, फिर दिल्ली आना और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री बनना, और वित्त मंत्री बनने के दौरान घपले घोटालों की खबर, फिर उनका रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाना, और उसके बाद की कहानी जन मोर्चा और जनता दल। मोटे तौर पर ये कहानियां बहुत लोग जानते भी हैं क्योंकि समय समय पर आए। आपने इसमें बहुत इनसाइडर की तरह जो लिखा, उसमें मैं एक सवाल बीच में जंप कर करके पूछता हूं, चूंकि बहुत कम वक्त में बहुत बातें करनी है। वीपी सिंह जब सत्ता में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो बोफोर्स के मुद्दे को वीपी सिंह ने किसी ढंग से 11 महीने में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी कि उसको एक्सपोज करते, जिसके बारे में पर्ची लेकर वो कहते थे कि ये स्विस बैंक का अकाउंट है, वो क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने इस किताब में भी लिखा है अजीत, ये वीपी सिंह इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जिसका जिम्मा उन्होंने दिया इसको आगे बढ़ाने का, आपके भी हमारे भी मित्र रहे हैं, अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरे राम जेठमलानी, ये लोग मैं आज कह सकता हूँ ये लोग एक बड़े औद्योगिक घराने के नजदीकी भी थे और उनके हितों को भी शायद कहीं कहीं देखते थे। इस वजह से इन्होंने इस मसले को धीरे धीरे डिले किया और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचने दिया। आप ये सोचिए कि एक एफआईआर ऑफिशियली नहीं हुई राजीव गांधी के समय इस बोफोर्स कांड को लेकर के, और बाद में बहुत लेट हुई जा करके, तो इसलिए इसमें इन दोनों लोगों का थोड़ा हाथ था। इसमें एक जगह आपने ये भी लिखा है वीपी सिंह को लेकर एक तरह से कि वीपी सिंह करप्शन के मुद्दे पर आए, क्योंकि करप्शन बड़ा मुद्दा बना 87-88 में, 89 में सरकार बनने के पहले, लेकिन करप्शन के प्रति सख्ती को लेकर वीपी सिंह कुछ काम नहीं कर पाए। और आपने बहुत जगह जिक्र किया अरुण नेहरू की भूमिका की। एक तरह से उसको अगर सीधे कहूं तो ऐसा लग रहा है आपकी किताब पढ़कर कि अरुण नेहरू के जबरदस्त प्रभाव में, और उसको अगर थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ूं तो कई जगह शिकंजे में लग रहा था विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। वो क्या वजह थी उसके पीछे और क्यों ऐसा था? मैंने इसमें 2 प्रकार के अनुभवों का जिक्र किया है। एक तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो कैंपेन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और दूसरा जब वो प्रधानमंत्री बन गए। और मैं ये देख के हैरान था, मैंने लिखने में कोई कोताही नहीं की है, कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सारी चीजों से और उन तेवरों से अचानक दूर हो गए जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपना रखे थे, जिसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि वो उनको मैंडेट मिला था करप्शन दूर करने के लिए, पर करप्शन के अलावा उन्होंने सब किया। इतना ही नहीं, करप्शन को लेकर के उनके पास जो खबरें आई इनसाइडर कैबिनेट के लोगों की, उसको भी उन्होंने अनदेखा किया, जिसके कई चीजों का मैं गवाह रहा हूं। कुछ चीजों को मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि उसके पात्र अब इस दुनिया में नहीं है, तो पर मैं ये कह सकता हूं कि उनके पास जानकारी पहुंची, आईबी के जरिए पहुंची, उनके अपने सूत्रों से पहुंची, मेरे द्वारा पहुंची, अफसरों के द्वारा पहुंची, कि कौन मंत्री क्या पैसा ले रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, पर उन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक आदमी को बर्खास्त नहीं किया या सजा नहीं दी जो उनके शासन काल में करप्शन करते हुए या भ्रष्टाचार करते हुए, पैसे का भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया। और फिर उनका जो रथ है वो धीरे से नीचे तब गिरा जब उन्होंने हम लोगों के वरिष्ठ प्रेम शंकर झा को अपना मीडिया एडवाइजर बना लिया। प्रेम शंकर झा अंबानी के अखबार के, धीरूभाई अंबानी के अखबार के संपादक थे और उनके नजदीक थे, और उनको जब वीपी सिंह ने अपना प्रेस एडवाइजर बनाया तो पूरे ब्यूरोक्रेसी में ये खबर फैल गई कि नहीं, अंबानी मजबूत हैं। पहले अंबानी जी, धीरूभाई अंबानी बहुत डरे हुए थे, वो संपर्क करना चाहते थे, सब कुछ करना चाह रहे थे, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। पर प्रेम शंकर झा को उन्होंने क्यों अपना प्रेस एडवाइजर बनाया, ये तो प्रेम शंकर झा अभी जीवित हैं, मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, लेकिन उनका बनाना वीपी सिंह के लिए बहुत नुकसानदेह रहा। उनकी सारी तस्वीर वहीं से बिखरनी शुरू हो गई।
एक जिक्र जो आपने किया है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजीव गांधी की सत्ता में, सरकार में मंत्री होते हुए भी, और जब उन्हें लगा कि उन्हें वित्त मंत्रालय में उन्होंने कुछ सख्ती शुरू की, बहुत सारे औद्योगिक घराने उनसे नाराज थे और उसके बाद उनको हटाकर रक्षा में भेजा गया। राजीव गांधी ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पर कुछ तनातनी है, इसलिए अब बेहतर जिम्मेदारी निभाओ। और उसके बाद वो फिर वीपी सिंह रुखसत होते हैं, उससे पहले आपने चंद्रशेखर से उनकी मीटिंग कराई और चंद्रशेखर से मिले वीपी सिंह। आप शायद अपनी गाड़ी में लेकर उन्हें भौंडसी आश्रम गए, जिसका जिक्र आपने किया है। और चंद्रशेखर ने उसके बाद भी कहा कि विश्वनाथ के भीतर कांग्रेस को लेकर अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है। और उसके बाद एक किस्से का जिक्र आपने किया है कि उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सोचा कि अब कांग्रेस से अलग होना है। जरा वो किस्सा सुनाइए। देखिए, वीपी सिंह शुरू से ये कहते रहे कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी ही मरूंगा। पर मुझे लगता है कि वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते थे। चंद्रशेखर जी ने बिल्कुल सही, मैंने इसमें कमेंट किया, और वो हर एक से मानते भी थे कि विश्वनाथ छोड़ नहीं सकते कांग्रेस। किसी को ये नहीं पता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के अभियान की शुरुआत चंद्रशेखर जी की सलाह पर हुई। पहला दिन था जब चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह जी की मुलाकात। परिचय तो मेरी चौथी दुनिया की लॉन्चिंग पार्टी में हुआ था 14 दिसंबर 1986 को। पर जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया रक्षा मंत्री के पद से, तो चंद्रशेखर जी के पास मैं उनको जब मिलाने ले गया, जिसका जिक्र इसमें है, उसमें चंद्रशेखर जी ने उनसे कहा कि आप इसकी शुरुआत क्यों नहीं करते। वहां से लौटने के बाद दोनों ने अपनी अपनी राय दी मुझे। मैंने इसमें लिखा है कि चंद्रशेखर जी ने ये कहा कि विश्वनाथ के मन में अभी कांग्रेस को लेके मोह है, और वीपी सिंह जी ने मुझे कहा कि मैं हर काम करने से पहले अब चंद्रशेखर जी की राय लिया करूंगा। उनकी बीच में बातचीत क्या हुई उनके चंद्रशेखर जी के भारत यात्रा आश्रम में, ये उन्होंने मुझे नहीं बताई, लेकिन ये अपना निचोड़ बताया कि वो कांग्रेस के प्रति मोह में है और उन्होंने कहा कि मैं उनकी राय लिया करूंगा। यहां से धीरे धीरे जो शुरुआत हुई, चंद्रशेखर जी बहुत बाद तक वीपी सिंह के समर्थक रहे, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि देश जब वीपी सिंह की जय जयकार कर रहा है तो कहीं वो पीछे न रह जाए। और चंद्रशेखर जी थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों की बातचीत ज्यादा सुनते थे, और जिसको कहते हैं ना, एक आदत होती है ठाकुर सुहाती सुन करने की। कान के कच्चे नहीं थे, ठाकुर सुहाती थे, अपनी प्रशंसा उनको बहुत अच्छी लगती थी। कोई भी करता था तो चंद्रशेखर जी उसको मानते थे कि ये बहुत सही आदमी है। तो उस वजह से उन्होंने वीपी सिंह के खिलाफ रुख अपनाया इलाहाबाद चुनाव के समय। लेकिन जब उनके ऊपर ये प्रेशर पड़ा, अभी यशवंत सिन्हा जी हैं, कमल मुरारका नहीं है, इन लोगों ने उनसे कहा कि अगर आप इलाहाबाद नहीं गए तो आप बाहर पड़ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। तो वो इलाहाबाद चुनाव में गए, उन्होंने भाषण भी दिया वीपी सिंह के लिए सभा में। पर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने वो इसलिए नहीं चाहते थे। मैं अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर बात करूं तो आपसे, मैं एक तो इमरजेंसी में जेल में थे और चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह बाहर थे। दूसरी चीज, वीपी सिंह के सगे बड़े भाई संत बख्श सिंह, वो संसद के सदस्य थे, इंदिरा जी के नजदीक थे और चंद्रशेखर जी के बहुत दोस्त थे। वो, उनको लगता था ये छोटा है, संत बख्श से छोटा है तो मुझसे भी छोटा है, ये कैसे आगे जाएगा। अच्छा, फिर अपने जीवन का इतना संघर्ष चंद्रशेखर जी ने किया था, अकेले तनहा मोरारजी देसाई से लड़ गए, बिरला से लड़ गए, राज्यसभा में किसी की सुनी नहीं। ये इमेज उनकी बनी यंग टर्क की वहीं से राज्यसभा से, कि अकेला आदमी मोरारजी भाई से भी लड़ रहा है, बिरला से भी लड़ रहा है और फिर इंदिरा गांधी से भी लड़ गया। और कैसे लड़ गया? जेपी को लेकर के, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। उस आदमी के मन में ये होना स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री पद पर मेरा नेचुरल राइट है, वीपी सिंह कहां से आ गए। पर वो ये भूल गए कि रामायण में जो राम और परशुराम का जिक्र है वो हर युग में दोहराया जाता है, और वो दोहराया गया। लोगों ने वीपी सिंह को नेता माना, चंद्रशेखर जी को नेता नहीं माना। मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर हाउस में चुनाव होता तो चंद्रशेखर जी हार जाते एमपी के बीच में प्रधानमंत्री पद का, या अगर ये घोषणा तो करके चुनाव होता। हार जाते हैं का जिक्र किया है, बीच में रोक रहा हूं। हालांकि वो किस्सा मोटे तौर पर जो राजनीति को समझते हैं, जिन्होंने गौर से देखा समझा, उनको याद है वो 89 का वो वाकया जिस ढंग से। अजय जी एक सेकंड में इसके ऊपर आपको कमेंट करूं। ये किताब दरअसल मैंने उनके लिए नहीं लिखी है,
जो इन किस्सों को जानते हैं, ये राजनीतिक नहीं मैं वो इतिहास बात नहीं कर को, रहा हूं, मैं जो मैं कह रहा हूँ जहां एक आ मिनट रहा सुन हूं। लीजिए। हाँ हाँ मैं हाँ इतने, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने इस किताब को लिखने का जो ध्येय बनाया था वो इसलिए बनाया था कि जो आज की पीढ़ी है, जिसके दिमाग में वो निर्णायक साल 87, 86 से लेके 2004 तक की जो मुख्य मुख्य घटनाएं जिनमें मैं शामिल रहा हूं, वो लोगों के सामने आए। और इसका मैं आपको बताऊं कि इस समय जो नौजवान लोग हैं वो इस किताब को बहुत खरीद रहे हैं। 17, 18, 19, एक मिनट का उदाहरण, एक सज्जन इसको खरीद अपने हाथ में लिए जा रहे थे, किताब को खरीद के किसी दोस्त के यहाँ गए। उनकी 17 साल की लड़की ने उस किताब की हेडिंग में सिर्फ सोनिया गांधी का नाम सुना था, वीपी सिंह चंद्रशेखर का उसने नाम ही नहीं सुना। उसने फौरन गूगल किया और उनसे कहा क्या मैं इस किताब को देख सकती हूँ? उसने कहा देखो। और जब तक चाय पी तो उसने कहा कि मैं इस किताब को कहाँ से ले सकती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने उसे भेंट कर दी, 17 साल की लड़की। तो मेरा ये कहना है कि नौजवान इसको खरीद रहे हैं और उनके लिए मैंने लिखी कि वो जाने कि राजनीतिक घटनाएं कैसे घटनी हैं, क्या षड्यंत्र होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। आज तो सिद्धांत कहीं है ही नहीं। और इसलिए भी उनको लिखी है कि वो ये जाने कि उस समय के लोगों में रिश्ते कैसे होते थे बिल्कुल। सियासत के। संतोष जी रोक रहा हूं, उन रिश्तों पर आगे बात करता हूं। आप शायद मेरी बातों को दूसरे ढंग से समझा, जो मैं कहना चाह रहा था वहीं आता हूं कि 89 में वीपी सिंह का उस तरह से प्रधानमंत्री बनना, जो चंद्रशेखर दावेदार थे, और जिस ढंग से देवीलाल को प्रधानमंत्री के तौर पर संसद में उनका मधु दंडवते की तरफ से नाम प्रस्तावित करके, और उसके बाद इन वक्त पर देवीलाल का वीपी सिंह के लिए प्रस्तावक बनना। और आपकी किताब में जिक्र नहीं अजित सिंह का, लेकिन एक कुलदीप नैयर ने किताब लिखी, एक जिंदगी काफी नहीं, उसमें उन्होंने लिखा है कि वीपी सिंह के नाम का अनुमोदन अजित सिंह ने किया। लेकिन मैं सिर्फ उस पर यह आ रहा था कि उसमें कुलदीप नैयर ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया उड़ीसा भवन का, बीजू पटनायक की मौजूदगी में, अरुण नेहरू की प्लानिंग का। तो ये एक तरह से देखें कि राजनीति की बहुत बड़ी साजिश थी कि वीपी सिंह के नाम पर चुनाव हुआ। वीपी सिंह बड़े चेहरे थे, वो सही है, लेकिन उस सरकार, आपने भी उसका जिक्र इशारों में किया है, शब्द ऐसे आपने लिखे कि उस सरकार की बुनियाद ही अविश्वास और साजिश से हुई कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, चंद्रशेखर की दावेदारी को खारिज करने के लिए देवीलाल के नाम पर चाल चली गई। जरा वो कहानी एक बार संक्षिप्त दर्शकों को बताएं, मेरा मकसद सिर्फ ये था। मैं उसका हिस्सा था, इसलिए मैंने इसमें एक वाक्य भी लिखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि वीपी सिंह के मसले में गांधी जी का सिद्धांत सही साबित हुआ कि अगर रास्ता गलत है तो रिजल्ट भी गलत है। वो षड्यंत्र के जरिए बने थे, षड्यंत्र के जरिए ही प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए वीपी सिंह। घटना यह है कि बीजू पटनायक और अरुण नेहरू ने मिलकर ये बात की कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये साफ हो गया था कि चंद्रशेखर जी उन्हें मानेंगे नहीं। तो उड़ीसा भवन में बीजू पटनायक बैठे थे, बहुत मुझे प्यार करते थे, अरुण नेहरू भी वहीं थे। तो बीजू दा का फोन मुझे आया कि उड़ीसा भवन आ जाओ। हम वहां गए, वहां पे अरुण नेहरू मिले, उन्होंने कहा ये तरीका तय हुआ है और अपने जितने सांसद हैं उनके कान में ये बात फूंको कि सब वहीं रहें, और इस तरीके से देवीलाल जी को हम तैयार कर रहे हैं। जिस दिन अगले दिन मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नहीं हुई, एक दिन के बाद मीटिंग हुई। तब तक इन लोगों ने मैनेज कर दिया, लेकिन जो गड़बड़ किया वो ये किया कि न इन्होंने चंद्रशेखर जी को कुछ बताया, ना वीपी सिंह को कुछ बताया। जो भी ये कहता था कि वीपी सिंह को बता दिया है वो झूठ बोल रहा है। मैं उसके एक एक लम्हे का गवाह हूं। वीपी सिंह को कुछ नहीं बताया, ना चंद्रशेखर जी को कुछ बताया। इन लोगों ने ये प्लान किया जिसमें ऑफ कोर्स अरुण नेहरू की मुख्य भूमिका थी, और बीजू दादा उसको अपने बड़प्पन से, अपनी सीनियरिटी से उसको पॉलिश कर रहे थे। एक आज बीबीसी ने एक स्टोरी की है कि वहां मुलायम सिंह भी थे उड़ीसा भवन में। बिल्कुल उनके पास ये गलत जानकारी है, मुलायम सिंह उड़ीसा भवन में थे ही नहीं। मुलायम सिंह को तो हवा भी नहीं थी इस सारी चीज की। जब इन लोगों ने ये तय कर लिया तो संसद में प्रस्ताव हुआ और मधु दंडवते को इन्होंने तैयार किया कि आप इस तरीके से प्रस्ताव आएगा देवीलाल जी का और आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उस समय अजीत जी पूरे सेंट्रल हॉल में सन्नाटा था जब देवीलाल जी के नाम का प्रस्ताव हुआ। लेकिन देवीलाल जी योजना के तहत खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं, सारे लोगों ने वीपी सिंह को नेता बना है, मैं इनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करता हूँ। पूरा हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और आप ये समझो कि एक सेकंड भी नहीं लगा मधु दंडवते ने ये पूछा कि कोई विरोध में है या नहीं है। वो मान लिया गया कि हाँ
फैसला हो गया। पर ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। अगर दोनों में चुनाव होता या दोनों को बता दिया जाता तो शायद दोनों बातचीत करके कोई रास्ता निकाल लेते, या अगर चुनाव भी हो जाता तो ज्यादा सही होता, ज्यादा सार्थक होता। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और पहले ही दिन से वीपी सिंह की सरकार का पतन लिखा जाने लगा। एक संतोष जी, मैं बताऊं, ये किताब मेरे पास है, एक जिंदगी काफी नहीं, वन लाइफ इज नॉट इनफ, शायद हो सकता है अंग्रेजी में इसका नाम हो, नाम मुझे अंग्रेजी का याद नहीं है, हिंदी अनुवाद है, कुलदीप नैयर की किताब है। चूंकि ये किताब मैंने कई सालों पहले पढ़ी थी। अब इस किताब में कुलदीप नैयर जिक्र कर रहे हैं कि देवीलाल को उन्होंने तैयार किया था पूरी प्लानिंग के लिए, कि चूंकि देवीलाल चंद्रशेखर को जुबान दे चुके थे कि वो प्रधानमंत्री बनने में चंद्रशेखर की मदद करेंगे, लेकिन कुलदीप नैयर और जो लोग, अरुण नेहरू, सब लोग चाहते थे वीपी सिंह बने। तो चंद्रशेखर को रास्ते से हटाने के लिए, देवीलाल को इसके लिए तैयार करने में, कुलदीप नैयर ने लिखा है, मैं उस किताब से बोल रहा हूं, उन्होंने भूमिका निभाई। देवीलाल के साथ उड़ीसा भवन गए, बीजू पटनायक वहां मौजूद थे। फिर वहां तय हुआ, चंद्रशेखर ने कहा मधु दंडवते देवीलाल का नाम प्रस्तावित करेंगे, जिसका वे अनुमोदन करेंगे। चंद्रशेखर के कड़े तेवरों को देखकर मैंने देवीलाल से अनुरोध किया, उन्हें चंद्रशेखर का फॉर्मूला स्वीकार करना चाहिए। देवीलाल ने ऐसा ही कहा, ऐसा ही किया, मतलब देवीलाल ने ऐसा ही किया, हालांकि जानना चाहते थे मेरे मन में क्या। सिर्फ मैं बता रहा हूं कि दो बातें आ रही है। और उसके बाद देवीलाल के साथ कुलदीप नैयर संसद भवन की तरफ जा रहे थे, तब इनका कहना है कि मैंने रास्ते में उन्हें बताया, देवीलाल को, कि आपका नाम जब प्रस्तावित हो तो आप अपना नाम वापस ले लीजिएगा और आप वीपी सिंह का नाम प्रस्तावित कीजिएगा। और देवीलाल तैयार हो गया। और उसके बाद आगे उन्होंने कहानी लिखी, ऐसे ही हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि इस गुप्त फॉर्मूले की जानकारी मेरे और देवीलाल के अलावा सिर्फ पंजाब केसरी के संपादक अश्वनी कुमार को थी। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, क्या ये भी कुछ कहानी थी? मैं अजीत जी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जानकारी में है नहीं। लेकिन कुलदीप साहब ने लिखा है तो जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उड़ीसा भवन में मुझे बीजू पटनायक का फोन आया, वहां अरुण नेहरू थे, उन्होंने मुझे सारी बात कही, और जितना कहा वो मैंने बताया। उन्होंने ही मुझे बताया, अरुण नेहरू ने, कि हम चंद्रशेखर जी को भी नहीं बताएंगे, हम वीपी सिंह को भी नहीं बताएंगे। और ये बीजूदा के सामने बात हो रही थी, और इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो उन्होंने, हो सकता है कि इसको कुलदीप साहब ने किया हो, बड़े पत्रकार थे और कभी गलत तो नहीं बोलते थे। तो दोनों के बीच में से मिला के अब पाठकों को तथ्य निकालना चाहिए, क्योंकि घटना तो वही हुई जो मैं कह रहा हूं या जो देवीलाल जी ने कही। जी, अब एक पहलू है जो बहुत अहम है, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी अगर कहें, और देश की राजनीति एक नई करवट जिसने लिया। एक तो मंडल कमीशन लागू करना, वो अलग, लेकिन उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके एक तरफ वाम एक तरफ दक्षिण, दोनों एक साथ, वामपंथ और दक्षिणपंथ, बीच की धुरी विश्वनाथ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी, मंडल कमीशन उन्होंने लागू करने का ऐलान किया, देवीलाल की नाराजगी, देवीलाल की रैली का ऐलान, देवीलाल का मंत्रिमंडल से हटना। लेकिन उसमें एक अहम है आडवाणी की भूमिका। आपने एक जगह लिखा है कि उस समय आप बहुत अहम रोल प्ले कर रहे थे, साधु संतों को, अवैधनाथ को, महंत अवैधनाथ से बात करने के लिए कि वो राम मंदिर के लिए जो मंदिर निर्माण की तारीखें टाल दें। अशोक सिंघल से मुलाकातें, आप मौनी अमावस्या में इलाहाबाद गए जिसका जिक्र किया। लेकिन एक जगह आपने लिखा कि आडवाणी ने यहां तक कहा कि ये जो समिति के लोग हैं, अगर वो इस तरह से कर रहे तो उनकी पूरी समिति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन वही आडवाणी जो उस वक्त ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरी समिति की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, वो आडवाणी फिर रथ यात्रा लेकर सरकार को शहीद करने तक क्यों गए? तो आडवाणी के कई चेहरे दिखते हैं। देखिए, है जो हैं, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं हैं। इसमें अटल जी के चेहरे कम बदले हैं, लेकिन आडवाणी जी के थोड़े ज्यादा बदले हैं। देखिए, अभी एक घटना हुई है, जिस घटना को मैंने लिखा, जिसका मैं जीवित गवाह हूँ। अभी महंत अवैधनाथ जी नहीं है, लेकिन महंत अवैधनाथ इस पक्ष के नहीं थे कि फौरन मंदिर बनाने की तारीख की घोषणा हो, जबकि विश्व हिंदू परिषद के दूसरे लोग, खासकर अशोक सिंघल जी, इस राय के थे। और वो घटना तो दोहराने की जरूरत नहीं कि मैं वीपी सिंह साहब के कहने से ही गया था मौनी अमावस्या को इलाहाबाद में, जहां इनका
विश्व हिंदू परिषद की शीर्ष कमेटी की मीटिंग हो रही थी और मुझे देख करके चौंके थे अशोक सिंघल जी कि आप यहाँ कैसे। मैंने कहा जैसे आप, मैं यहाँ नहाने आया था, पता चला आप लोग हैं तो मिलने चला आया। बहरहाल हालत हाँ ये ये हो गई थी कि इन लोगों ने कह दिया था, विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी थी कि अगर हम 6 तारीख को घोषणा कर देंगे तारीख की मंदिर निर्माण की। वीपी सिंह जी बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे कहा कि क्या हो सकता है। मैंने कहा मैं बात करता हूँ साधुओं से, मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों से तो बात नहीं करता। तो महंत जी को मैंने बातचीत की जाके, और महंत जी से मैंने कहा कि महंत जी अभी वीपी सिंह को बने 2 महीने नहीं हुए हैं, सरकार बने, और फरवरी में आप चैलेंज देने जा रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे या हम चल बनाएंगे जाके मंदिर। तो ये तो कोई बहुत सही बात नहीं है, न्यायिक बात नहीं है, आप क्यों इस जाल में फंस रहे हैं। मोहन जी बहुत शरीफ आदमी थे। ये विश्व हिंदू परिषद वाला जो आंदोलन आज दिखाई दे रहा है दीदी, ये सबसे पहले दरअसल महंत अवैधनाथ जी ने ही शुरू किया था, और पहली यात्रा उन्होंने गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक की निकाली थी, जो राम मंदिर निर्माण की यात्रा, पहली यात्रा कही जाती है। महंत जी ने कहा कि हाँ ये तुम सही कह रहे हो, तो पर हम कैसे करें। मैंने कहा आप अपील कर दीजिए कि नहीं होनी चाहिए। कहने लगे मैं अपने आप से कैसे अपील करूं, मुझे कोई कहे। तो ये घटनाएं लिखी मैंने, कौन कहे, तो कहने लगे प्रधानमंत्री कहें। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि रास्ता निकल सकता है बशर्ते आप अपील कर दें। उन्होंने फौरन अपील लिखी और कहा कि जाइए उनको दिखा दीजिए। मैं अपील दिखाने ले गया मान जी को, मैंने कहा अपना उत्तर लिख दीजिए। तो मुझे कहने लगे उत्तर आप लिख दीजिए। मैंने उन्हीं की तरफ से उत्तर लिखा प्रधानमंत्री को, फिर लेके गया। उसमें वीपी सिंह ने 2 शब्द बदले, मुझे कहा कि फिर दिखाओ जाके। मैं फिर दिखाने के लिए महंत जी के पास गया। अब वहां पर बीच में एक बार भानु भानु शुक्ला जी, प्रताप जो भानु प्रताप शुक्ला जो पांचजन्य के संपादक थे और बड़े, उनको कुछ लगा कि मैं महंत जी से क्यों बात कर रहा हूँ, डट के बैठ गए। खैर महंत जी, मैंने इनसे कहा कि इनको, अगर महंत जी से पूछा कि इनको कैसे हटा सकते हैं इशारों में, उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बैठो। पर मैं निकल आया, उन्होंने उनको भेज दिया, फिर मैं दोबारा गया, जिसमें महंत जी ने कहा कि इस अपील को हम जारी कर देते हैं, दस्तखत कर दिए अपने। वो थे और चिन्मयानंद जी थे, दोनों उस समय विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे, दोनों दस्तखत कर दिए। दस्तखत करके मैं राजा साहब के पास गया, उन्होंने रात में ही मुझे जगाने के लिए भेजा। दोनों लोग जो कैबिनेट, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी दोनों सो रहे थे, उनके हाथ में कागज दिया। दोनों ने जाकर के पीआईओ राम मोहन राव जी को जगाया, उस समय वो पीआईओ थे, और राम मोहन राव जी को वो कागज दिया, राव जी को कागज दिया। और वो ऑल इंडिया रेडियो पे, उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, उस पर चलना शुरू हो गया। विविध भारती का एक प्रोग्राम रात में चलता था, उसमें से अपील आनी शुरू हो गई। और सवेरे सब लोग दंग रह गए कि महंत जी की ये अपील, उसने उस चीज को समाप्त कर दिया जो डर था कि अगर ये लोग अल्टीमेटम देंगे विश्व हिंदू परिषद, तो सरकार के गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा। उसकी जो मीटिंग हो रही थी, जब वीपी सिंह मुझे संशोधित करके लेटर दे रहे थे, उनके 28 लोधी स्टेट में उस समय पीएम हाउस था, वहां पर वो मीटिंग चल रही थी, जिसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी सारे बड़े नेता थे। उसमें अडवाणी जी थे, उसमें लेफ्ट की तरफ से हमारे स्पीकर हुए थे, वो थे लोकसभा के, हम लोगों के समय स्पीकर थे। तो वो बाद में वो हुए, सारे लोग थे वहां पे। जब मैं चलने लगा तो वीपी सिंह ने हंसते हुए कहा कि आपको एक मजे की बात बताएं। सोमनाथ चटर्जी की बात कर रहे हैं क्या? सोमनाथ चटर्जी, हाँ। मैंने वीपी सिंह जी ने मुझे कहा कि आपको एक मजे की बात बताते हैं। मैंने कहा बताइए। कहने लगे अंदर अडवाणी जी कह रहे हैं इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लो, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आपको प्रधानमंत्री के तौर पर एक्ट करना चाहिए, इनकी बात नहीं माननी चाहिए। अच्छा, अटल जी इस राय के नहीं थे कि कोई अल्टीमेटम दिया जाए, पर आडवाणी जी ने कहा कि इनको गिरफ्तार कर लीजिए। वीपी सिंह बाहर हंस रहे थे, क्या करें। मैंने कहा अब आपको ये तो नहीं करना चाहिए। कहने लगे आडवाणी जी भूल गए कि मेरा एक मानवीय स्वभाव भी है, मैं कैसे किसी को गिरफ्तार कर लूं। जब जरूरत होगी कि हाँ आदमी कानून तोड़ रहा है, तब तो मैं गिरफ्तार करूंगा, वैसे मैं नहीं करूंगा। मैंने आके महंत जी को धीरे से बता दिया। मैंने कहा महंत जी, आप लोग गिरफ्तार करने का सुझाव आडवाणी जी वहां पे हैं और दे रहे हैं। तो महंत जी हंसे, कहने लगे कि इन लोगों को राजनीति के अलावा कुछ सोचता नहीं है, देश नहीं सोचता। भरत
वो बात वहीं खत्म हुई। लेकिन आडवाणी जी ने ये किया, इसका तो मैं गवाह हूं। एक इसमें क्या है, इस किताब की खास बात यह है, दर्शकों को भी बता दो, इसमें किस्सा गोई बहुत है। और चूंकि संतोष जी ने जैसा कि कहा, पूरे 450 पन्ने की इस किताब में जितनी कहानियां हैं उसके कहीं न कहीं किरदार संतोष भारतीय अलग अलग रूपों में हैं। पत्रकार हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे चश्मदीद हो, चाहे सांसद हो, चाहे चार नेताओं के बीच किसी तरह की उनकी पैठ की वजह से एक दूसरे तक संवाद का जरिया हो, सूत्र हो, हर भूमिका में। अब इसमें कुछ किस्से जैसे आपने लिखे हैं, राजीव गांधी से अमिताभ बच्चन की दोस्ती के बारे में हम सब जानते हैं, पारिवारिक दोस्ती, हरिवंश राय बच्चन से नेहरू के वक्त की, फिर इंदिरा के वक्त की, तेजी बच्चन की दोस्ती, उसके बाद अजिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और पूरे परिवार का, और इलाहाबाद से लेकर, मतलब 2-4 साल की उम्र के अमिताभ बच्चन थे तब, क्योंकि राजीव और उनमें उम्र का 2 साल का फासला था। अब बात आती है कि जो आपने लिखा कि अमिताभ बच्चन से सोनिया गांधी की नाराजगी और अमिताभ बच्चन की असहजता राजीव गांधी को लेकर, तो आपने एक जिक्र किया कि अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी विदेशी मेहमानों के सामने या जो भी मेहमानों के सामने नाचने को कहते थे, अभिनेता के तौर पर परिचय कराते थे, सांसद के तौर पर नहीं, जबकि वो सांसद थे। और दूसरी बात अहम आपने लिखी है इसमें, जो मेरे लिए सरप्राइज लगा, दर्शक को भी शायद लगेगा, कि सोनिया गांधी के पास क्या फीस देने को वाकई पैसे नहीं थे, कि राहुल गांधी के फीस के पैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन से मांगे और अमिताभ बच्चन ने कहा पैसे कहाँ हैं, वो तो ललित सूरी और एक और नाम किसका भूल गया अभी, उनके पास नहीं। हाँ, सतीश शर्मा उन लोगों ने दाएं बाएं कर दिए, और उसके बाद उन्होंने $1 लाख भेजा, और उसके वो क्या कहानी है, वो थोड़ा अविश्वसनीय स्थिति लगती है। मैं दोनों घटनाओं को आपको बता देता हूं, क्योंकि दोनों घटनाएं जान करके ही आप समझ पाएंगे क्या है मसला। आप एक चीज और भूल गए, मैंने इसमें ये भी लिखा है कि संजय गांधी से 20 लाख रुपए मांगे थे हाँ जी, अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन अभी जिंदा है, सारे देश के अखबारों में, सोशल मीडिया पे, चैनलों में, हर जगह ये खबर आई। अभी तक अमिताभ बच्चन सामने नहीं आए। अगर उनको डिनाई करना होता अब तक वो डिनाई कर चुके होते, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो डिनाई कर नहीं सकते। मैं ये किताब देखिए हकीकत में अमिताभ बच्चन के और राजीव गांधी के ऊपर नहीं है, पर फिर भी चूंकि ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। अमिताभ बच्चन लोकसभा से इस्तीफा देना चाहते थे, उनके खिलाफ बहुत चल पड़ा था और ये लोगों ने मान लिया था कि बोफोर्स का पैसा अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन ने सेटल किया है। अमिताभ बच्चन लोकसभा से इस्तीफा दे करके इससे निकलना चाहते थे कि लोकसभा में उनको लोगों ने सलाह दी कि लोकसभा में रहेंगे तो आपके ऊपर हमला होता रहेगा, आप निकल जाइए। उन्होंने राजीव गांधी से कहा, राजीव गांधी इस खतरे को समझती थी कि अगर अभी अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दिया, वहां चुनाव होगा तो वीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वीपी सिंह राजीव गांधी के फोल्ड से निकल चुके थे। कांग्रेस ने उनको निकाला नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस से निकल चुके थे अपने मन में। राजीव गांधी जानते थे कि वहां से, और एक आदमी खाली देश में जानता था, वो थे राजीव गांधी, की वीपी सिंह जरूर जीतेंगे वहां से। वो अमिताभ बच्चन से कह रहे थे कि अभी मत दो इस्तीफा। तो इसमें एक घटना है कि अमिताभ बच्चन और तेजी बच्चन राजीव गांधी के पास गए और तेजी बच्चन जी ने कहा, जो अमिताभ की माँ है, कि अमिताभ इस्तीफा नहीं देगा राजीव, अगर तुम इसको विदेश मंत्री बना दो। राजीव गांधी उनका चेहरा देखते हुए रह गए। अब इसका मैं एक सूत्र और बताता हूँ, सबूत बताता हूँ कि इसके कई साल के बाद जब राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए, 10 जनपद में रहने आ गए, तो एक बार अमिताभ उनसे मिलने गए। अमिताभ बाहर निकल रहे थे तो राजीव गांधी ने कहा, ही इज ए स्नेक, कोट। क्यों उसने कहा, उसका कारण ये है, जब पूछा, वहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम मैंने लिखा है, वो हम लोगों के साथी थे, राजीव शुक्ला। उस समय वो राजीव गांधी के काफी नजदीक थे, वो वहां खड़े थे, एक 10 साल का बच्चा भी था। राजीव शुक्ला ने ये घटना बाद में, उन्होंने पूछा क्यों, कहा कि जब मैंने इसको कहा था कि इस्तीफा नहीं देना है, ये इस्तीफा दे के आया और विदेश मंत्री बनना चाह रहा था। राजीव शुक्ला ने, मेरी जानकारी के हिसाब से, राजीव शुक्ला भी जीवित हैं और सक्रिय कांग्रेस के नेता हैं। राजीव शुक्ला ने इस चीज को सोनिया गांधी को भी बताया था कि ऐसे ऐसे आज राजीव जी ने कमेंट किया है अमिताभ बच्चन को देख करके। अभी
राजीव शुक्ला का भी खंडन नहीं आया है, बहुत दिन हो गए हैं, तो वो हैं जीवित हमारे बीच में। इसके बाद सोनिया गांधी को ये घटना पता थी, नंबर 1। नंबर 2, संजय गांधी से इन्होंने 20 लाख रुपए मांगे थे, ये भी सोनिया गांधी को पता होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि परिवार की घटनाएं खुल जाती है। संजय गांधी ने कह दिया था कि मेरे पास 20 लाख रुपए द स्टार अमिताभ बच्चन को देने के लिए नहीं है, कोई और बात होती तो मैं सोचता। और संजय बड़े मुफ्फट स्वभाव के थे, उन्होंने उनको दो टूक जवाब दे दिया। इसके बाद अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी का रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं रहा, औपचारिक रहा। जब राजीव जी की हत्या हो गई, सोनिया गांधी के सामने चिंता थी कि क्योंकि सिर्फ फीस का सवाल नहीं था, वहां पे आप लंदन में रहते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो बहुत चिंतित थी। अब उनके पास ये पैसा था या नहीं था जो आपने सवाल किया, मैं इसके ऊपर नहीं जाता, मैं जाता हूं फेस वैल्यू के ऊपर कि उनको उनकी फीस की चिंता थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा, ये भी अमिताभ बच्चन ने अभी तक डिनाई नहीं किया है कि आप, मुझे इनकी फीस की चिंता है, आप कुछ इसमें कीजिए। कहने का मतलब ये, उन्होंने कहा कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन जितना पैसा था, क्योंकि ये तो सोनिया गांधी को पता ही था कि एक चावल का बिजनेस हुआ था, ये देश में किसी को नहीं पता है कि उस सबको पता सागर सूरी और ललित ने ये इसका सतीश शर्मा का तो है, पर किसी को नहीं पता कि अमिताभ बच्चन भी उसके हिस्सेदार थे। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि पैसा तो सारा उन लोगों ने गड़बड़ कर दिया, फिर भी मैं कुछ करता हूं, और उन्होंने $1000 का चेक सोनिया जी के पास भिजवा दिया। मुझे लगता है कि वो बहुत अपमानजनक घटना थी और सोनिया जी ने उसके बाद उनको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अभी तक इस घटना का खंडन सोनिया जी भी नहीं किया है, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मेरे सूत्र मानते हैं कि जिस तरीके से इसकी खबरें फ्लैश हुई हैं पूरे मीडिया में, सोनिया जी को भी इस घटना के बारे में पता है कि लिखा गया, और अमिताभ बच्चन को भी पता है, लेकिन दोनों सामने नहीं आए। इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि ये घटना सही है। और अब अगर कोई सामने आएगा तो अजीत, आप मेरी पत्रकारिता से परिचित हैं, मैं आंख में आंख डाल के बात करता हूं, अगर कोई आएगा तो फिर मैं, क्योंकि खंडन करने की जिम्मेदारी उनकी है, मैंने लिख एक बात करके बताइए, साबित कर कि दिया आपने कि खंडन की बात की, आपने बहुत अंतरंग किस्से या एकदम निजी जिंदगी के किस्से, या ऐसे सिर्फ 3 लोग वहां थे जिसमें 2 कोई और था, एक और आप थे, वो दोनों लोग भी इस दुनिया में आज नहीं है मान लीजिए, ऐसे बहुत सारे किस्से लिखे हैं, चाहे चंद्रशेखर और वीपी की मौजूदगी में आपका होना है। और तो आज तो इन किस्सों की पुष्टि भी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग इसमें कह सकते हैं कि कुछ इसमें किस्सा गोई भी है, आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए जो कहेगा वो क्या है, पहले तो इसका सवाल है। और मैं तो अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मैंने जितने साल पत्रकारिता की है, रविवार से लेकर के चौथी दुनिया तक, और अब आपके साथ टेलीविजन में कभी कभी कुछ टेलीविजन का मतलब सोशल मीडिया पे आता हूं, और मैं अभी भी उसी तेवर से बात करता हूं। आज तक मेरी एक भी स्टोरी का खंडन नहीं हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के बारे में लीड स्टोरी की थी, मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं, ये हेडलाइन थी चौथी दुनिया की। और जब अभी नए प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, इनके बारे में मैंने स्टोरी की थी बेहोश प्रधानमंत्री, कश्मीर को लेकर के जो हमने स्टोरी की थी, जो पीएम को लेटर लिख के, आज तक एक भी चीज न खंडन हुई है न गलत साबित हुई है। रविवार की स्टोरी में अजीत जी और न्यूज लाइन की स्टोरी में, जो दूरदर्शन पे देश का पहला करंट अफेयर्स का प्रोग्राम था, माफ कीजिएगा ये बात मैं सिर्फ जिक्र आपकी जानकारी के लिए कर रहा हूँ, जिसको विनोद दुआ एडिट करते थे, राघव बैल जिसके वॉइस ओवर देते थे, और अकबर साहब जिसके एंकर थे, उसमें मेरी स्टोरी के ऊपर हरदेव जोशी का इस्तीफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मेरे लखनऊ रहते हुए श्रीपत मिश्रा के खिलाफ हमने 3 स्टोरी की, इंदिरा जी ने श्रीपत मिश्रा का इस्तीफा लिया। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2 मुख्यमंत्री और कई मंत्री मेरे खाते में हैं, और ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी स्टोरी सही ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी किस्सा कोई कहने का दावा करते हैं वो सामने आए तो मैं उन्हें बताऊं कि हाँ सच्चाई क्या है, और खंडन करने की जिम्मेदारी उनकी है, खंडन करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब चूंकि वक्त काफी हो गया, हालांकि इसमें बहुत कहानियां हैं आपकी इस किताब में, जिसमें इसमें एक चीज, खाली मैं कहानियां कहूंगा नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पढ़ना चाहिए कि वीपी सिंह को उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने
उसी पे आ 3 रहा हूं बार सर, प्रधान। उसी हाँ, पे आ रहा हूं, वही सवाल पूछने जा रहा हूं कि ज्ञानी जैल सिंह ने 3 बार कहा वीपी सिंह को कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए और हम आपको प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं। इवन अरुण नेहरू भी कहने गए, आपने पेज 71-72 में लिखा है कि आपको शपथ दिलाना चाहता हूं, तब जबकि राजीव गांधी की सरकार थी। अब इसको लेकर वो पढ़ते वक्त मेरे जहन में सवाल आया कि 415 सांसदों वाली पार्टी के मुखिया राजीव गांधी थे, राष्ट्रपति शपथ तो दिलाने के लिए 272 सांसद चाहिए ना, और 1/3 का उस समय 1/3 दल बदल विधेयक के लिए 1/3 चाहिए, तो राष्ट्रपति के शपथ दिलाने से कैसे होगा, 272 कैसे पूरे होते? देखिए ये चीज हो सकता है राष्ट्रपति ने सोची हो या नहीं सोची हो, लेकिन मैंने तो आपको 3 सच्ची घटनाएं बताई। ये तो आपने अरुण नेहरू जी की बात की, उसके पहले उन्होंने, मैंने डेट इसमें लिखी है, शायद 10 अप्रैल थी या 10 मई थी, कुछ थी, जिसमें गैलेंट्री अवार्ड्स था राष्ट्रपति भवन में। उस समय राष्ट्रपति ने वीपी सिंह को रोक करके पहला प्रस्ताव सीधे वीपी सिंह को दिया। पहला दूसरा अरुण नेहरू के जरिए दिया। तीसरा, जिस दिन उनकी माँ की 13वीं थी, उन्होंने मुझे भेजा बुला करके ज्ञानी जी ने कि आप उनकी हाँ लेके आओ, लेकिन वीपी सिंह ने तीनों समय हाथ जोड़ के मना कर दिया। इसी में एक घटना आपको पढ़नी चाहिए कि वीपी सिंह और राजीव गांधी की आखिरी मुलाकात, जिसमें शायद 22 अप्रैल थी या 22 मई थी, जिसमें राजीव गांधी ने, प्रणब मुखर्जी वाला जो जिक्र है, हाँ वो है, लेकिन उसके आगे की चीज ज्यादा है जो लोगों को नहीं पता है। उनसे कहा कि तुम्हारी बड़ी जय जयकार हो रही है, आज तो तुम आसमान में हो, लेकिन 3 महीने में तुम लौट आओगे जैसे प्रणव लौट आए। वीपी सिंह ने उनसे कहा कि देखिए आप, इसके पहले कहा कि देखिए, उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या करने का इरादा है, कहा है कि आप मुझे अगर अनुमति दें तो मैं इलाहाबाद जाके संन्यास लेके रहूंगा, आप मुझे अगर वहां दिक्कत समझते हैं तो मैं हरिद्वार संन्यास लेके जाके रहूंगा, और अगर आप काम देना चाहते हैं तो मुझे दक्षिण का काम दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, और दक्षिण में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, मैं उसको ठीक करूंगा। इस पे राजीव गांधी ने ये कहा कि आज बहुत उड़ रहे हो या जय जयकार हो रही, 3 महीने में लौट आओगे, और गुस्से में टेबल के ऊपर हाथ मारा आपने, राजीव ने। तब वीपी सिंह को लगा कि अब यहाँ रुकना बेकार है, क्योंकि ये अब अपने आपे से बाहर चले गए हैं। उनसे उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा, आप 3 महीने कह रहे हैं कि मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं 3 महीने राजीव जी सस्टेन कर गया तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। और वहां से वीपी सिंह ने इस चीज को चैलेंज माना और सिर्फ एक उद्देश्य रखा कि राजीव गांधी को कैसे प्रधानमंत्री पद से हटाना है, जिसके लिए उन्होंने इस देश की हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता, हर एक से संवाद किया, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। काश राजीव गांधी उस समय वीपी सिंह की तीनों में से एक शर्त को मान जाते, पर पता नहीं क्या एक काल होता है, समय के ऊपर सवार होता है, वो सवार था नहीं, इतिहास ही दूसरा होता, राजीव गांधी जीवित होते। जी, ये जिक्र आपने किया है और बहुत दिलचस्प ढंग से पूरा आपने एक अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए ये जिक्र किया है, मैंने पढ़ा ये पूरा, और बहुत दिलचस्प एक जगह वो भी आपने लिखा है कि कांशीराम जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो कांशीराम से संवाद हुआ, उनको आप शायद रेगड़पुरा में उनके दफ्तर से ले गए मिलवाने और कैसे मदद कर सकते हैं ये पूछा, तो कांशीराम ने मदद का एक अजब सा फॉर्मूला बताया। बताइए आप वो फॉर्मूला जिसमें कि मैं लड़ जाता हूं, कांग्रेस का वोट काट लेता हूं। बिल्कुल, और उसके गवाह जीवित हैं, श्री सोमपाल जी उनको लेके आए थे वीपी सिंह को मेरे घर पे, मैं कांशीराम जी को लेके आया था। मैंने वीपी सिंह जी से पूछा कि ये गुप्त मुलाकात होनी चाहिए, कहाँ हो, उन्होंने कहा कि आपके घर से गुप्त क्या होगा। मैं कांशीराम जी को भी नहीं पता था कि मैं वीपी सिंह से क्यों मिलवाने ले जा रहा हूँ। मैंने कहा तो बड़े लोग हैं, मिलना चाहिए। वहां पर ये बातचीत हुई जिसमें कांशीराम ने ये किसी को नहीं बताया आज तक, वो चले गए लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि उन्होंने वीपी सिंह से कहा कि मैं आपकी ये मदद कर सकता हूं कि मैं वो वोट जो कांग्रेस को जा सकता है वो मेरे पास रुक जाएगा। यही हुआ, उनको 76,000 वोट मिले थे उस चुनाव में कांशीराम जी को। पर ये ऐसी घटनाएं हैं जो मानवीय रिश्तों को, मैं बार बार कहता हूं ना, घटना के साथ मानवीय रिश्ते भी होते हैं। कांशीराम ने कभी भी इस चीज का ये नहीं बताया कि मैंने जीतने में मदद की वीपी सिंह को, ये उनका बड़प्पन। वीपी सिंह ने हमेशा कांशीराम जी की इज्जत की है, उनका बड़प्पन। लेकिन हाँ, इसमें आपको रेखा और शबाना को भी देखना चाहिए। आप अमिताभ बच्चन पे अटके हुए हैं,
नहीं, मैं वो अच्छी भी चीज जा रहा है। हूँ। अभी मैंने सारा नोट बनाया हुआ है, 450 पन्ने लगभग मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद उसमें वो जिक्र भी है कि इंदिरा गांधी को कैसे मकान खाली करने का डर था एक सफदरजंग, जब वो प्रधानमंत्री बिल्कुल के पद से बेदखल हो रही थी, और तब चंद्रशेखर ने मोरारजी देसाई को शायद कहा कि उन्हें किसी ढंग से मकान खाली नहीं करना चाहिए। उसका कोई बैकग्राउंड है शायद, बताएं आप। और उसके बदले जी शायद राजीव गांधी ने उनका ऋण जी। चुकाया कि मैंने 3 मैंने साउथ एवेन्यू उन्हें नहीं, रहने ऋण दिया। नहीं चुका। मैं आपको वही घटना बता रहा हूँ, यही मानवीय रिश्तों की घटना है कि हम्म, जब 77 में जनता पार्टी जीत गई और इंदिरा जी हार गई, तो मुरारजी भाई को प्रधानमंत्री बनना था, सबको मालूम था। बल्कि मेरा ख्याल है शपथ हो गई थी जब मीटिंग हुई है। मीटिंग इधर हो रही थी, जेपी सबसे पहले इंदिरा गांधी के घर गए, उनको अपनी बेटी मानते थे। इसके बावजूद कि वो भी 2 साल जेल में रहे, उनकी किडनी बर्बाद हो गई जेपी की, उन्हीं इंदिरा गांधी को उन्होंने कहा कि इंदु तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो। पहले वो गए, बाद में चंद्रशेखर जी गए। इंदिरा जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी मैं बहुत चिंतित हूँ, मुरारजी भाई मुझे इस घर से निकाल देंगे और मेरे हम्म, पास कोई दिल्ली में दूसरा घर नहीं है, मैं क्या करूं। तो चंद्रशेखर जी ने कहा चिंता मत कीजिए, सरकार हम्म, आपको घर देगी, हम्म, आप परेशान मत हो। और हम्म, वहां से कहे वो कह के सीधे प्रधानमंत्री के पास गए। मुरारजी भाई से कहा कि मैं इंदिरा जी से मिल के आया हूँ, उनको घर की चिंता है। तो मुरारजी भाई कहते हैं इंदिरा हम्म, बेन को तो निकलना ही पड़ेगा वहां से, इंदिरा हम्म, बेन उस घर में नहीं रह सकती। हम्म, चंद्रशेखर जी ने कहा मुरारजी भाई मैं वादा करके आया हूँ कि सरकार उनको घर देगी, अब आप सोच लीजिए। अच्छा, हम्म, चंद्रशेखर जी का तेवर जिनको भी देश में इस समय याद है, तो हम्म, उन्हें याद होगा कि किस तेवर से उन्होंने कहा होगा। और मुरारजी भाई ने 2 मिनट या 5 मिनट के भीतर सोच लिया और इंदिरा जी के लिए घर सरकार ने दिया। फिर हम्म, ये, अच्छा, इस घटना को शायद कभी इंदिरा जी ने परिवार में इसका जिक्र किया होगा। हम्म, जब चंद्रशेखर जी हार गए 84 में, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई राजीव गांधी की, हम्म, तो चंद्रशेखर जी के एक मित्र थे दयानंद सहाय, और हम्म, अब्दुल गफूर बन गए थे मंत्री शहरी अर्बन विकास। डेवलपमेंट के, हम्म, शहरी विकास। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बताइए इसमें कितने दिन का एक्सटेंशन चंद्रशेखर जी को मिल सकता है, और फिर मार्केट रेट होगा तो क्या होगा घर का जहां चंद्रशेखर जी रह रहे हैं। वो हार गए चुनाव, छोड़ना पड़ेगा। गफूर साहब बड़ी तेजी से हंसे, किसको निकलना पड़ेगा। तो हम कह रहे चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं। अका जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे वो उसमें। तो हम पूछा क्यों। कहा प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले आदेश मुझे दिया वो ये दिया कि चंद्रशेखर जी न निकलें, इसका नियम हम्म, बनाओ, चंद्रशेखर जी को इसी घर में रहना है। हम्म, तो उन्होंने बताया, पूछ के बताया कि ये कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टियों के वो अपने घर में रहें, उन्हें सरकार हम्म, डिस्टर्ब नहीं करेगी जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने हम्म, चंद्रशेखर जी से पूछा कि ये कमाल हुआ कैसे। हम्म, उन्होंने मुझे बताया हो सकता है इंदिरा गांधी ने इसका जिक्र अपने परिवार में किया हो, राजीव गांधी को याद हो, और चूंकि मैं हार गया था वो चुनाव, तो राजीव गांधी ने शायद उसका, राजीव गांधी ने खुद कभी नहीं कहा, पर ये चंद्रशेखर जी का अंदाज है कि चूंकि घर में जिक्र हुआ होगा, इसलिए राजीव गांधी ने उसका बदला दिया। देखिए ये मानवीय रिश्ते बड़े अजीब हैं। हम्म, आप देखिए राजीव गांधी ने बिना चंद्रशेखर जी को चिट्ठी भी नहीं लिखनी पड़ी, हम्म। पहले ही आदेश दे दिया कि उनको वहां रहने दिए। तो ये कमाल के लोग थे। अच्छा, ऐसे बहुत आज सारे इनका किस्से अभाव है। हैं। 1 घंटा चूंकि हो गया, और बहुत लंबा वीडियो कई बार दर्शक देखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखते नहीं है। इसमें चूंकि बहुत किस्से हैं, जिसमें एक चंद्रशेखर का, नवाज शरीफ से चंद्रशेखर की मुलाकात, और उसमें चंद्रशेखर का ये कहना कश्मीर आपको दिया, जाइए कश्मीर दिया, और बदले में जो चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से कहा, वो भी दिलचस्प है। लेकिन अब ये सब पर बात करते हुए बहुत लंबा हो जाएगा। संजय सिंह, अमिता मोदी की कहानी, बाल ठाकरे ने कैसे भीड़ जुटाई मुंबई में वीपी सिंह के लिए, तो बहुत लंबा चौड़ा है। फिलहाल संतोष जी, एक सवाल जो थोड़ा असहज अप्रिय हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं पूछना, क्योंकि ये किताब, ऐसी किताब पढ़ते हुए वक्त मेरे जहन में आती है कि एक पत्रकार के तौर पर इतने नेताओं से इतनी प्रॉक्सिमिटी, कि उनके अंतरंग उसमें अंतरंग रिश्ते हो जाएं, कि नेताओं से नेताओं की मुलाकातें, एक दल के नेता से दूसरे दल की मीटिंग्स, सियासी साझेदारी का बीच में कहीं किरदार बनना, और इस कदर किरदार बनना कि कई बार मैसेंजर की भूमिका अदा करना। तो क्या ये लाइन पत्रकारिता और नेताओं के लिए मैसेंजर के काम करने के बीच कोई लाइन ब्लर होती है कि नहीं?
और ये कई बार ये पत्रकारिता के दायरे से बाहर जाती हुई दिखती है कि नहीं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये सब अगर हुआ, इसका कारण मेरी अपनी साख था। इसमें मेरी कहीं चमचागिरी या कहीं हिस्सा बांटने की या कोई फायदा लेने की नीयत नहीं थी। इसने मुझे हमेशा फायदा पहुंचाया। दूसरा, मैंने जो किया, पत्रकारिता भी की या लोगों से रिश्ते भी रखे या लोगों को बढ़ाने की कोशिश भी की या लोगों के खिलाफ मैंने अगर कोई स्ट्रेटजी भी मतलब लिखा भी या टीवी पे कुछ कहा देश के लिए, क्योंकि मेरा फर्ज कहता था कि मैं जो करूं प्रो पीपुल करूं। और मुझे बहुत खुशी है कि वो ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझे पसंद करते हैं, वो सब प्रो पीपुल जर्नलिज्म कर रहे हैं और वो सब आज किनारे पे ढकेले जा रहे हैं, लेकिन वो सत्ता के द्वारा ढकेले जा रहे हैं, जनता के द्वारा वो अपने दिल में बसाए जा रहे हैं, जिनमें एक उदाहरण आप भी हैं। इसलिए जो जनता के लिए पत्रकारिता करता है, उनको मुख्य उद्देश्य मानता है, उससे फिर इन सारे सवालों को नहीं देखना पड़ता है। ये वो देखते हैं जो ग्रामर के हिसाब से चीजें लिखते हैं, दिल से नहीं लिखते हैं। मैंने दिल से, अपनी मेहनत से, अपने खून से सारी चीजें लिखी हैं और क्षमा कीजिएगा कमाई हैं। उसका मुझे हमेशा साख के रूप में फायदा मिला और वो साख मेरे लिए मेरी किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस किताब को भी मैंने अजीत जी अपनी गवाही में लिखा है कि मैं इसका गवाह हूँ, किरदार हूँ। इसमें आखिरी पन्ने पे एक कविता है, आप वो भी पढ़ दीजिए अगर पढ़ना चाहे तो, समाप्त करते हुए। तो ये मेरी अपनी निजी ईमानदारी का एक दस्तावेज। लास्ट में आपने लिखा है, खत्म करता हूं, वो कुछ दीवाने थे जो चुनौतियों की बारिश के बीच इतिहास रच रहे थे और मैं कतरों को जोड़कर मोती समेटकर इतिहास गूंथ रहा था। चलिए, आपकी इन लाइनों के साथ संतोष जी इस संवाद को खत्म करते हैं। दर्शकों को सिर्फ बता दूं आखिर में कि किताब किस्से कहानियों से भरी हुई है। इसमें साजिशें भी हैं, इसमें दोस्तियां भी हैं, इसमें रिश्ते भी हैं और मानवीय रिश्ते। चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया, ऐसे रिश्ते कि एक मंच पर 4 पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद हो जाए और एक मौजूदा प्रधानमंत्री उन लोगों की मौजूदगी या उन लोगों की मीटिंग की खबर सुनकर वाजपेयी फोन करें कि हमारे लिए भी एक जगह बचा कर रखिएगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी, 5 प्राइम मिनिस्टर, शायद 5 प्राइम मिनिस्टर एक साथ हो जाए जन समस्याओं के लिए या जिन भी मुद्दे पर। और जब वीपी अटल बिहारी वाजपेयी जो उस दौर में पीएम थे, उन्हें जब पता चले कि 5 प्रधानमंत्री एक साथ जुट रहे, क्योंकि वो तस्वीरें वीडियो मुझे याद था है, मैं आज तक में था और वो खबरें उस दौर में आ रही थी, तब वाजपेयी का फोन करना चंद्रशेखर जी को। हाँ, गुजराल साहब को फोन किया था, मैं कह रहा हूँ गुजराल साहब को फोन किया। हाँ, कि एक मेरे लिए भी जगह रखिएगा। हाँ, और आज तक नहीं इसको ब्रेक किया था। संजय पुगलिया थे वहां जी। तो मैंने उनको कहा, तो बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि वो संजय पुगलिया कह रहे हैं, तो मीटिंग खत्म हो गई थी पर 2 मिनट ये लोग बैठे सिर्फ आज तक के को क्लिक करने के लिए, फोटो देने के लिए। तो एनीवे आप उस समय थे, आज तक में ये है। उसका जिक्र किया है आपने और मुझे अंदाजा नहीं था, पढ़ते एक जगह मेरा भी जिक्र आ गया कि जब वीपी सिंह का जिस दिन निधन हुआ उस दिन मैंने फोन किया था, मैं न्यूज़ 24 का एडिटर था। हाँ, आपने मुझे फोन किया, मैं हाँ ये मुझे याद है फोन किया था, लेकिन मतलब जिस तरह से आपने जिक्र किया, आपका इतनी चीजें याद रखना बहुत मायने रखता है। लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो गया संतोष जी, वरना इस पर 4 घंटे में बात कर सकता हूँ, इतनी अंडरलाइन की हुई है किताब और इतने पन्ने। लेकिन दर्शकों को कहूंगा कि ये किताब आप खरीदें, पढ़ें। ये कवर है किताब का और प्रकाशक है वॉरियर्स विक्ट्री पब्लिशिंग हाउस की तरफ से है। मेरे ख्याल से भारतीय करेंसी में 999 ये हार्ड बाउंड की कीमत है। लेकिन इतिहास के एक दौर को समझने के लिए, राजनीतिक इतिहास के एक दौर को समझने के लिए अंदरूनी किरदार के जरिए, मैं संतोष भारतीय को अंदरूनी किरदार मानता हूं जो कुछ हो रहा था, इसके लिए यह किताब पढ़ा जाना जरूरी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।